नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं एक तो लाख कीट संवर्धन के बारे में कि कैसे लाख का उत्पादन किया जाता है, और उसके साथ साथ में पशुपालन के बारे में देखने वाले हैं। और ये दोनों ही टॉपिक हैं, ये हमारे जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। इससे पहले हम मुर्गी पालन को, उससे पहले मधुमक्खी पालन को, और उसके साथ साथ में रेशम कीट पालन को देख चुके हैं। और आज हमारा जंतुओं का आर्थिक महत्व जो है उस टॉपिक का ये तीसरा वीडियो रहने वाला है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इन दोनों टॉपिकों के बारे में एकदम डिटेल के अंतर्गत बात करने वाले हैं। कई लोग क्या होते हैं कि शुरुआत का कुछ मिनट का वीडियो देखते हैं और उसके बाद में स्किप करके चले जाते हैं। अब हमने तो इस वीडियो के अंतर्गत पूरी चीजें हैं एकदम डिटेल के अंतर्गत बताई हैं। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो हालांकि हमारा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपके लिए यदि आप उसको पूरा देखोगे तो यह फायदेमंद जरूर हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके साथ साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाकी आप सभी लोगों को हमारा यह प्रयास है, अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इसमें मेहनत की गई है, यह आपके लिए काम का है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं लाख कीट संवर्धन से। हम देखते हैं कि जो लाख का उत्पादन होता है, अब ये लाख है वो संख्या नहीं है, यहां पर लाख का मतलब है कि जो जिनसे चूड़ियां बनती हैं, लाख की चूड़ियां, उस वाले लाख से यहां पर मतलब है। तो उसका संवर्धन कहने का मतलब उस लाख कीट को कैसे पाला जाता है, उसका पालन कैसे किया जाता है, और कैसे फिर उससे लाख का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं लाख कीट पालन के बारे में, लेक कल्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो, लाख का एक कीट होता है, जैसे रेशम का एक कीट होता है, वैसे ही लाख का भी क्या होता है, कीट। और कीट जो भी होते हैं आप सभी को पता होगा, वो जंतुओं के ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत शामिल होते हैं। इस कारण ये भी किसमें शामिल होता है, ऑर्थोपोडा संघ में ही शामिल होता है। ये कीट होता है, ये पेड़ों पर पाया जाता है। ये कीट होता है, कहां पर पाया जाता है, पेड़ों पर। और ये पेड़ों पर अपना भोजन प्राप्त करता है, और उसके साथ साथ में एक लसलसा पदार्थ होता है, वो अपने शरीर से स्रावित करता है। जो लसलसा पदार्थ होता है, जो ये स्रावित करता है, वो एक रेजिन नाम का पदार्थ होता है। क्या होता है, रेजिन। और उसी रेजिन को जब वो हवा के संपर्क में आ जाता है, वो कठोर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाख कहते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं। देखो, लाख कीट का पालन एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्या है, एक उद्योग है, जिसमें लाख के कीटों को पेड़ों पर पालकर उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, लाख प्राप्त किया जाता है। लाख होता है वो वास्तव में क्या होता है, रेजिन। रेजिन का मतलब एक लसलसा सा क्या होता है, पदार्थ होता है। आप देखते ही होंगे कि जब लाख को गर्म किया जाता है तो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है, तो वो वास्तव में क्या है, रेजिन। यह एक प्राकृतिक क्या होता है, रेजिन होता है। इसका उपयोग होता है वार्निश, पॉलिश, चूड़ियां बनाने, दवाइयों एवं सौंदर्य प्रसाधन में होता है। और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक उद्योगों में इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में अर्थात इंसुलेटर के रूप में भी किया जाता है। तो इसका मुख्य रूप हम तो यही जानते हैं भाई, चूड़ियों में काम में आता है,
इसके अलावा वोर्निस बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में अर्थात कॉस्मेटिक के सामान बनाने में, दवा उद्योग में, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वस्तुओं के अंतर्गत जो इंसुलेटर वगैरह बनाने में, इनमें भी ये काम में आता है। भारत विश्व में लाख उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। तो यह बात नॉर्मली आपको पहले बता दी है। अब इसका जो कीट होता है, इसका जो कीट होता है उसका नाम क्या होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे हमने रेशम कीट था, जो रेशम कीट था उसका एक वैज्ञानिक नाम देखा था। हमने देखा था कि उसका नाम होता है बोम्बिक्स मोराई। क्या नाम होता है? बोम्बिक्स मोराई। उसी प्रकार से हमारा रेशम कीट होता है, उसका भी क्या होता है? एक वैज्ञानिक नाम होता है। पहले इसका जो वैज्ञानिक नाम था वो था लेसिफर लेका। पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? लेसिफर लेका। लेकिन अभी इसका नाम संशोधित कर दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम है वो है केरिया लेका। वर्तमान में इसका नाम क्या है? केरिया लेका। तो अगर आपने पहले इसका नाम याद किया है वो आपको लेसिफर लेका मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में इसको केरिया लेका भी कहा जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखनी है। लेसिफर लेका इसका पुराना नाम था जिसे वर्तमान में चेंज कर दिया है। और आप सबको पता है कि कीट है तो ये कौन से संघ के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा। किसमें आता है? ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा का एक गण है। ऑर्थोपोडा तो क्या है कि संघ, और उसका एक गण है हेमीपटेरा। हेमीपटेरा ये इसका क्या है कि गण, उसके अंतर्गत ये शामिल होता है। बाकी लेसिफर लेका या केरिया लेका है, इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद में ये कीट होता है, ये पेड़ों की टहनियों पर रस चूसता है और अपने शरीर से एक रेजिन छोड़ता है और वही जमकर क्या बन जाता है? बाद में लाख बने जाता है। ये जो आपके पेड़ होते हैं उनकी टहनियों पर यह कीट पाया जाता है। अभी आपको दिखाएंगे ये कीट कैसा दिखता है। इसका हम डायग्राम भी लेकर आए हैं। तो ये वो जो कीट होता है ये कैसा दिखता है, यह आप सबको देखने को मिलने वाला है। ये जिन भी पेड़ों पर यह पाया जाता है, मुख्य रूप से ये पलाश के पेड़ पर पाया जाता है। मुख्य रूप से किस पर इसका संवर्धन किया जाता है? पलाश के पेड़ पर संवर्धन किया जाता है। उससे रस चूसता है और फिर अपने शरीर से एक लसलसा सा चिपचिपा पदार्थ होता है वो स्रावित करता है, और वही पदार्थ है वो रेजिन है, वो बाद में सूख कर किसका निर्माण कर लेता है? लाख का निर्माण कर लेता है। तो ये तो होगी इसकी एकदम सामान्य जानकारी, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है कि लाख कीट क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि ये देखो, ये अभी आपको बोल रहे थे कि लाख कीट का हम एक डायग्राम लेकर आए हैं। ये देखो एक पेड़ की शाखा है, पेड़ की टहनी है, ठीक है, और यहां पर इसमें लिखा हुआ केरिया लेका। केरिया लेका भी आपको बताया है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है जो एक इंसेक्ट है। लाख इंसेक्ट का मतलब हो गया कीट। और ये आपको दिख रहे होंगे, यहां पर आसानी से दिख रहे होंगे आपको। ये एक कीट है, ये दूसरा कीट है, ऐसे तीसरा कीट, चौथा कीट, ऐसे बहुत सारे कीट हैं इस पेड़ की शाखा पर आपको दिख रही हैं। ये फीमेल इंसेक्ट है, जो मादा कीट है, वो इस लाख के अंदर ही क्या हो जाती है? एक तरीके से जमे जाती है। इसी के अंदर क्या हो जाती है? क्योंकि सूख जाता है तो सूखने के बाद इसमें जमे जाती है। और ये लगातार क्या स्रावित करती रहती है? लाख स्रावित करती रहती है, उस रेजिन को स्रावित करती रहती है। इसका क्रोलर है। क्रोलर का मतलब इसकी एक अवस्था होती है। अभी हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो इसका क्रोलर नाम की एक अवस्था है जिसे निम्फ कहते हैं। ये रेंग कर चलने वाला है, एकदम छोटा सा, ना तो पूर्ण विकसित जीव है, इसका एकदम प्रारंभिक अवस्था वाला क्या है? जीव।
और यह आपको दिख रही होगी कि विशेष प्रकार का एक चिपचिपा सा पदार्थ यहां पर स्रावित हो रहा है, और यह चिपचिपा पदार्थ है, यही वास्तव में क्या है, रेजिन, जो बाद में किसका निर्माण करेगा, लाख का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से यह हमने देखा है। बाकी यह लिखा हुआ है कि नेचुरल बार्क टेक्सचर, इसकी जो छाल है, नॉर्मली छाल ऐसी दिखती है, यह आपको दिख रहा है पादप की छाल है, लेकिन इसके ऊपर कीट है, उसने क्या जमा कर दिया है, ये लाख जमा कर दिया है। तो आपने देख लिया होगा कि लाख का कीट कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि जो लाख का कीट होता है उसके जीवन के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनकी अवस्थाओं के हम डायग्राम भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप नाम सुन लो कि इसके जीवन काल में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। लाख का जो कीट होता है, इसका जीवन चक्र लगभग कितने महीने का होता है, 6 महीने का होता है। लाख के कीट का जो जीवन चक्र है वो कितने महीने का है, 6 महीने। लाइफ साइकिल 6 महीने का है, जिसमें से शुरुआत ये देता है कहां से, अंडे देने से। कीट है तो अंडे देता है। मादा कीट है वो लाख की परत के अंदर ही क्या होती है, अंडे छोड़ देती है। अभी आपको बताया था कि मादा कीट होती है वो लाख के अंदर ही एक तरीके से जम जाती है, उसी के अंदर ये पाई जाती हैं, और उसी के अंदर अपने क्या छोड़ देती है, अंडे छोड़ देती है। तो सबसे पहले इसके जीवन काल में अंडे आते हैं। फिर एक अवस्था आती है जिसे हम बोलते हैं निम्फ, या इसे कहा जाता है क्रोलर। क्या कहा जाता है, क्रोलर कहा जाता है या निम्फ। ये अंडे और वयस्क कीट के बीच की अवस्था है। अभी हम देखने वाले हैं अंडे और वयस्क कीट के बीच की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि कीट होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसमें कीट होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। याद रखना, ये लार्वा अवस्था नहीं है, लेकिन कीट पूर्ण विकसित भी नहीं होता है। लाल लाल रंग का ये दिखाई देता है। तो छोटे लाल रंग के निम्फ निकलते हैं और टहनियों पर चिपक जाते हैं। ये अंडों से निकलते हैं। तो अंडों से निकलने वाली अवस्था कौन सी है, लाख कीट की, वो होती है निम्फ। इसके बाद में इसका विकास होता है निम्फ का। निम्फ पेड़ का रस चूसता है और चूसने के साथ उसका विकास होता है, लाख स्रावित करने लगे जाता है। फिर आ जाती है वयस्क अवस्था अर्थात प्रौढ़ एडल्ट अवस्था। इससे नर और मादा बनते हैं। नर तो वहां से उड़ जाते हैं और मादा कीट होती है वो अंदर ही अंदर लाख स्रावित करती रहती है। तो इस प्रकार से इसके जीवन में मुख्य रूप से 3 अवस्था हो गई हैं। एक अंडे हो गए हैं, दूसरी होगी इसकी निम्फ अवस्था जिसे क्रोलर भी कहते हैं, और तीसरी अवस्था होती है इसकी प्रौढ़ अवस्था अर्थात वयस्क अवस्था, एडल्ट फेज इसके जीवन में पाई जाती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। इसके डायग्राम भी आप देख सकते हैं। देखो भाई, ये तो हो गई इसके अंडे वाली अवस्था। कौन सी अवस्था दिख रही है आपको, अंडे वाली अवस्था। ये अंडे दिख रहे हैं। इन अंडों से ये निकला है निम्फ। ये देखो छोटे छोटे ही हैं, अभी तक पूर्ण विकसित नहीं है, एकदम पूर्ण विकसित नहीं है। छोटे छोटे अंडे से निकलने वाली जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं निम्फ, और इसे क्रोलर कहते हैं। देखो क्रोलर का मतलब क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं ये रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं, रेंग कर। उस रेंग कर उस पेड़ के ऊपर चलते रहते हैं और उससे रस चूसते रहते हैं। इसके बाद में ये पेड़ की शाखा पर एक तरीके से सेटल हो गए हैं। निम्फ अवस्था ही है लेकिन पेड़ की शाखा पर क्या हो गई है, सेटल। इसके बाद में एडल्ट अवस्था आ गई है, और एडल्ट में भी आपको बताया कि नर और मादा दोनों बन रहे हैं। नर तो उड़ जाते हैं और मादा होती है वो उस डाल से एक तरीके से चिपक जाती है, और चिपकने के बाद में क्या स्रावित करती है, लाख स्रावित करती रहती है। तो ये देखो एक विकसित मादा है वो क्या स्रावित कर रही है, लाख स्रावित कर रही है, सिक्रेट कर रही है। नर होता है वो मादा के साथ मीटिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और उससे वापस क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं। तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। ये किसका जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल ऑफ लेक इंसेक्ट अर्थात केरिया लेका। केरिया लेका की क्या है, जीवन काल है।
तो आप समझ गए होंगे कि लाख का कीट कैसा होता है, इसके जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, ये सारी बातें हमें बता चुके हैं। कहने का मतलब लाख कीट का हमारा इंट्रोडक्शन है वो हो चुका है। लाख का कीट कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कैसी अवस्थाएं होती हैं, कौन लाख स्रावित करेगा, नर का क्या काम है, मादा का क्या काम है, सारी चीजें हमने देख ली हैं। इसके बाद में देखो भाई, लाख की फसल के प्रकार, मतलब लाख होता है वो कैसे कैसे हमें प्राप्त होता है। देखो लाख है, इसमें से एक को तो हम बोलते हैं कुसुमी लाख। क्या बोलते हैं? कुसुमी लाख। और एक को हम बोलते हैं रंगीनी लाख। कुसुमी लाख होती है वो कुसुम के पादपों पर होती है, इसी कारण उसको क्या कहा जाता है? कुसुमी लाख कहते हैं। और दूसरी रंगीन जो लाख होती है वो पलाश के, मुख्य रूप से पलाश और उसके अलावा बेर होते हैं इनके पादपों पर, ये पाई जाती है या इनसे ये बनती हैं। ये कीट होते हैं, इन पादपों पर पाए जाते हैं, इनसे रस चूसते रहते हैं। तो याद रखना कुसुमी लाख कौन से पादप से है? कुसुम के पादप से। और ये मुख्य रूप से जून और जुलाई में प्राप्त होती हैं। कब प्राप्त हो रही है? जून और जुलाई में। और दूसरी लाख कौन सी होगी? रंगीन लाख, जो प्लास और बेर के पादप से प्राप्त होगी, अक्टूबर और नवंबर में यह प्राप्त होती है। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं, सारी चीजें आपको देखने पर पता चल रहा है कि हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे नहीं है कि हम उस टॉपिक को केवल 1 या 2 स्लाइड के अंतर्गत कंप्लीट करें। आपको पूरी चीज बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और अगर आप पूरी चीज नहीं पढ़ोगे तो आजकल के जो हमारे पेपर आ रहे हैं, जो वर्तमान समय में अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत, चाहे से वो आरएसएसबी की हो, चाहे से वो आरपीएससी की हो, जहां पर वो पेपर आ रहे हैं और जितने डीप में से वो प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर वो जो लोग हैं वो उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है। और जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी अन्य पौधे भी होते हैं जिन पर ये होता है, खेर का पादप हो गया, बबूल हो गया, पीपल हो गया, इनसे भी लाख प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मुख्य पादप कौन कौन से हैं? कुसुम, पलाश और बेर। राजस्थान में मुख्य रूप से पलाश के पादपों से लाख का उत्पादन किया जाता है। किसके पादप है? पलाश के पादप। देखो लाख के प्रकार, एक तो होगी स्टिक लाख। स्टिक का मतलब जिस टहनी पर लाख स्रावित हुई है कीट से, उस टहनी को काट लो तो उसको बोल दिया स्टिक लाख। तो टहनी के सहित जो लाख होती है उसे बोलते हैं स्टिक लाख। सीड लाख, सीड का मतलब हो गया साफ करने के बाद प्राप्त लाख। उस टहनी से उस लाख को छील कर एक तरीके से क्या कर लो? हटाकर एक तरीके से अलग कर लो। अब इसे क्या बोलेंगे? हमें सीड लाख। और उसके बाद में तीसरी होगी है सेलेक। ये याद रखना भाई, ये पूछ सकते हैं सेलेक क्या है। तो सबसे शुद्ध रूप, लाख का एकदम शुद्ध रूप होता है, उसे क्या कहा जाता है? सेलेक कहा जाता है। तो लाख के 3 रूप हो गए कि टहनी पर अभी चिपकी हुई है, उस टहनी को ही काट लिया तो टहनी सहित, तो उससे बोलेंगे स्टिक लाख। अगर उस टहनी से उसको उतार लिया और अलग कर लिया तब इसको क्या बोलेंगे? सीड लाख। और उसको अलग करने के बाद एकदम शुद्ध कर लिया तो उसे बोलेंगे सेलेक। उसे क्या बोलेंगे? सेलेक। तो सेलेक लाख का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो हमने देख लिया है कि लाख कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी लाख होती है, कौन से पादपों पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है, लाख कौन से पादपों से मुख्य रूप से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से पादप हो गए भाई? लाख प्राप्त करने के लिए कुसुम का पादप, पलाश का पादप, बेर का पादप, ये 3 मुख्य पादप है। इसके अलावा खेर, इसके अलावा बबूल और इसके अलावा पीपल के पेड़ से भी लाख प्राप्त की जा सकती है। लेकिन लाख बनाएगा कौन? लाख का कीट। नेक्स्ट देखो भाई, लाख के उपयोग, लाख कहां कहां काम में ली जाती है। वैसे तो अभी आपको बताया था वार्निश के अंतर्गत, पॉलिश और वार्निश करने में, मुख्य रूप से तो चूड़ी बनाने में ही काम में आती है।
चूड़ियां बनाने में, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी परत बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में कॉस्मेटिक सामान बनाने के अंतर्गत भी लाख का उपयोग होता है। खिलौने और सजावटी वस्तुएं बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है और दवा उद्योग के अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लाख का उपयोग होता है, केवल लाख की चूड़ियां बनाने में ही नहीं होता है, अन्य जगह भी है। वार्निश पॉलिश करने में, चूड़ियां बनाने में, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, सौंदर्य प्रसाधन, खिलौने और सजावटी सामान, दवा उद्योग, इनमें इसको काम में लिया जाता है। अगर हम लाख का उत्पादन करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, क्या इसका आर्थिक महत्व होता है? तो देखो, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में यह रोजगार होता है। भाई पेड़ पौधे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, और जिन क्षेत्रों में रोजगार के अन्य साधन कम होते हैं तो वहां पर ग्रामीण लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाता है कि वो पेड़ों से क्या प्राप्त करे, लाख प्राप्त करे। कम लागत के अंतर्गत अच्छा लाभ इससे प्राप्त होता है। कम लागत और अच्छा लाभ। जंगलों का संरक्षण होता है, क्योंकि उन पादपों से अगर लाख प्राप्त करनी है तो उन पादपों को बचाना पड़ेगा, और पादपों को बचाएंगे तो पेड़ों का क्या होगा, संरक्षण होगा। और आदिवासी क्षेत्रों की आय बढ़ती है। आदिवासी क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ये ज्यादा होता है राजस्थान में। तो जिन क्षेत्रों के अंतर्गत ये पेड़ पाए जाते हैं, पलाश के पेड़, खेर के पेड़, ये जो पेड़ पाए जाते हैं, वहां पर आदिवासी लोगों को बहुत फायदा होता है, उनको रोजगार मिलता है। तो ये लाख कीट के या लाख उत्पादन के क्या होते हैं, फायदे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लाख के बारे में बता दी हैं। और अब इसके बाद में लाख कीट संवर्धन अर्थात लाख, एक तरीके से लाख उत्पादन के बारे में हमारे लिए राजस्थान से विशेष, क्योंकि हमारी एग्जाम जो है वो राजस्थान से संबंधित है, और उस एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान से विशेष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, वो इसी से जुड़े हुए हैं, इस कारण हम उनको साथ साथ में देखते जाते हैं। हमने जो मधुमक्खी पालन पढ़ा था, मुर्गी पालन पढ़ा था, और उसके साथ साथ में रेशम कीट पालन पढ़ा था, तो उनसे संबंधित राजस्थान के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी साथ साथ में पढ़े थे। तो उनको भी आपने देखा होगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर आप भी उनको देखेंगे और साथ साथ में उनको पढ़ेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। देखो भाई, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहला तो राजस्थान में जो लाख का उत्पादन होता है वो एक तो दक्षिणी राजस्थान में, और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से किया जाता है। यहां पर जो वन क्षेत्र हैं वहां पर लाख कीट पालन अधिक होता है। तो दक्षिण में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लाख कीट का अधिक पालन किया जाता है। जिले कौन कौन से हैं राजस्थान में लाख पालन अधिक, कौन कौन से जिलों में होता है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में। ये तीन प्रमुख जिले हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जहां पर लाख का संवर्धन अधिक होता है। मुख्य पोषक वृक्ष कौन सा है? पलाश। राजस्थान में मुख्य रूप से जिस पादप से यह लाख प्राप्त किया जाता है वो मुख्य पादप कौन सा होता है? पलाश का पादप होता है, ये याद रखना है। और अन्य पादप भी आपको बताए हैं, कुसुम हो गया है, पलाश हो गया है, खेर हो गया है, बेर हो गया है, पिपल हो गया है, बबूल हो गया है। इन पेड़ों से यह प्राप्त किया जा सकता है। लाख से बनने वाली प्रसिद्ध वस्तु लाख की चूड़ियां, सबसे इंपॉर्टेंट लाख तो हमें उसीलिए याद आता है। और जयपुर की लाख की चूड़ियां होती हैं वो प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको याद रखना है कि लाख की चूड़ियां कहां के प्रसिद्ध हैं? जयपुर की। यह एक वन आधारित कुटीर उद्योग, एक छोटा उद्योग है जो घरों से चलाया जा सकता है। वनों से इसको प्राप्त करो और प्राप्त करने के बाद में इसको साफ करो, घर पे साफ कर सकते हैं आसानी से।
घरेलू महिलाएं वगैरह हैं, बच्चे जो अगर अवेलेबल हैं तो जो बच्चे हैं वो इस काम में शामिल हो सकते हैं और घरेलू उद्योग के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। एक छोटे कुटीर उद्योग के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। ग्रामीण लोगों के लिए अतिरिक्त आय का क्या है, एक अच्छा स्रोत है। इससे इनकम प्राप्त होती है, एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होती है। लाख उत्पादन से आप सबको पता है वन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है और लाख एक प्रकार का क्या होता है, प्राकृतिक रेजिन होता है। यह बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये अब तक हमने किसके बारे में देखा है, लाख कीट संवर्धन के बारे में देखा है, लेक कल्चर के बारे में देखा है। आपने पूरा टॉपिक देखा होगा और आप सबको यदि आपने ध्यान से इस टॉपिक को देखा है तो याद करने के लिए कुछ 5-7 चीजें होती हैं। आप एक पेज के अंतर्गत इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। आपका एक पेज के अंतर्गत पूरा आ जाएगा जिसमें लाख कीट के बारे में सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, भाई कौन से पादप पर होती हैं, जीवन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि लाख कीट में से जीवन काल में कौन सी अवस्था आती है, तो निम्फ दे दिया। अब निम्फ विशेष रूप से किसके लिए है, लाख कीट के लिए है। तो ऐसे यहां पर आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं और आपको एक बड़ा फायदा है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है लाख कीट के बारे में। अब हम इसके बाद में जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उसका नाम है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां पर गाय की, भैंस की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, कौन सी नस्ल की क्या विशेषता होती है, वो कैसे फायदेमंद होती हैं, पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलने वाली हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में आपको इतना जरूर गारंटी है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे तो आपको फायदा जरूर होने वाला है। बाकी अगर आपको मन में नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि नहीं पढ़ना है, तो फिर आपकी मर्जी है। तो अब हम देखने वाले हैं पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री। तो अब हम क्या देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री को देख रहे हैं। क्या क्या आएगा देखो पशुपालन में, पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से, किस रूप से, वैज्ञानिक रूप से। पशु तो नॉर्मली भी हम घरों पर पालते हैं, लेकिन घरों पर जो हम पालते हैं वो हम घरेलू उपयोग के लिए पालते हैं, हम व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं पाल रहे हैं। गाय भैंस एक दो हम घर पे पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, लेकिन उसको हम पशुपालन नहीं बोल रहे हैं, वो घरेलू परंपरागत पशुपालन है। लेकिन अगर व्यावसायिक रूप से उसका वृहद स्तर के ऊपर पालन किया जाता है तो वो पशुपालन के अंतर्गत शामिल होता है। तो पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से उनका पालन पोषण करना, उनके प्रजनन के बारे में जानना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनका प्रबंधन करना, यही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। और पशुपालन होता है ये कृषि से जुड़ा हुआ क्या होता है, व्यवसाय होता है। ये कृषि के अंतर्गत ही एक तरीके से इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि कृषि और पशुपालन होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। और पशुपालन क्यों करते हैं यह मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। पशुपालन के उद्देश्य क्या क्या है, तो पशुपालन के उद्देश्य क्या है, एक तो हम दूध प्राप्त करना चाहते हैं, दूध का उत्पादन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इस दूध से अनेक बहुत सारे दूध के उत्पाद बनते हैं। मांस का उत्पादन भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा ऊन प्राप्त करना बकरी से, भेड़ से, चमड़ा और हड्डियों का उपयोग, गाय भैंस बकरी सभी के चमड़ा प्राप्त किया जाता है। कृषि कार्यों के अंतर्गत क्या सहायता, जो बैल वगैरह होते हैं वो कृषि कार्यों में सहायता करते हैं, ऊंट वगैरह होते हैं वो भी सहायता करते हैं। ग्रामीण रोजगार को क्या देते हैं, ये बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से पशुपालन होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उपयोग में किया जाता है। और अब हम देखने वाले हैं कि अलग अलग प्रकार के कौन कौन से पशु हैं जिनका पालन किया जा सकता है। हालांकि पशुओं के बारे में नॉर्मली हमें पता है, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य पशुओं के बारे में हम देखने वाले हैं। हम यहां पर मुख्य रूप से गाय,
भैंस, बकरी और भेड़ के बारे में देखने वाले हैं। बाकी और पशु भी हो सकते हैं, सुअर पालन भी है, ऊंट का पालन भी लोग करते हैं, वो सारी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से 4 के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं केटल फार्मिंग। क्या देख रहे हैं भाई? केटल फार्मिंग अर्थात गोपालन। अब नाम से आपको लग रहा है कि गोपालन में केवल गाय का पालन है, लेकिन गोपालन या केटल फार्मिंग के अंतर्गत गाय और भैंस दोनों का पालन किया जाता है। अर्थात गाय और भैंस दोनों के पालन को हम क्या कहते हैं? केटल फार्मिंग कहते हैं, गोपालन कहते हैं। और इसमें गाय और भैंस होता है। केटल फार्मिंग का अर्थ होता है गाय और भैंस, इसका वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण करना, ताकि उनसे हम क्या प्राप्त कर सके भाई? दूध, इसके अलावा मांस, इसके अलावा गोबर तो प्राप्त होता ही अपशिष्ट के रूप में, खाद बनता है इससे, फिर चमड़ा, और साथ साथ में कृषि के कार्यों में क्या कर सके? शक्ति, अर्थात जैसे बैल वगैरह को से कृषि के कार्यों में सहायता हम प्राप्त कर सके। तो इसलिए हम केटल फार्मिंग करते हैं। सबसे पहले हम गाय के बारे में देखने वाले हैं। अब ये गाय होती है मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। हालांकि हमारे भारत के अंतर्गत गाय का जो मांस है वो प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कई जगह पर, कई राज्यों के अंतर्गत ये चालू है। जो गाय का मांस होता है उसे बीफ कहा जाता है, लेकिन गाय का मुख्य उद्देश्य दूध के लिए है, मांस के लिए नहीं है। गाय को हमारे धर्म के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत माता का दर्जा प्राप्त है। इसका दूध होता है, यह बहुत पोषक होता है, हल्का दूध होता है, बहुत सारी इसमें पोषक पदार्थ होते हैं, वसा की मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। गाय की, अब देखो यहां से, अब पढ़ने को तो इनके बारे में कितना ही पढ़ सकते हैं। गाय के बारे में पढ़ने लगे तो बहुत सारी चीजें हैं, भैंस के बारे में पढ़ने लगे तो बहुत सारी चीजें हैं। हमें इनके बारे में पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें इनके बारे में मुख्य चीज जो हमारी एग्जामों में पूछी जाती है उनको ध्यान में रखकर पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा पड़ा है। इतना लंबा सिलेबस है कि आप पढ़ते पढ़ते रहोगे तो भी आप थक जाओगे। तो हमें मेन चीज देखनी है। तो गाय की मुख्य नस्लें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो दुग्ध वाली नस्लें, जिनसे दूध उत्पादन के लिए मुख्य रूप से, जिसके अंतर्गत गिर, साहीवाल और रेड सिंधी, दूध उत्पादन के लिए मुख्य रूप से गाय की जो नस्लें हैं उसमें आ गई है गिर, साहीवाल और रेड सिंधी। द्विउद्देश्य का मतलब हो गया है यह आपकी भारवाहक के रूप में और दूध उत्पादन दोनों के लिए काम में ली जाती है। भार का मतलब इसका बेल होता है, वो भार के वाहक के रूप में काम में आता है। गाय को तो नहीं लेते हैं, लेकिन बेल को लेते हैं। तो द्विउद्देश्यी नस्लें, द्विउद्देश्य में कौन कौन सी आ जाएगी? थार पारकर, राठी और कांकरेज। अर्थात इनसे दूध का उत्पादन भी बढ़िया मात्रा में होता है, और इनके बेल होते हैं, इनको भार वाहक के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। तो गिर, साहीवाल, रेड सिंधी, थार पारकर, राठी, कांकरेज, ये जो होती हैं इनसे दूध अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है। और गाय का पालन होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? दूध के लिए ही किया जाता है। आजकल भारवाहक के रूप में तो बहुत काम में लेते हैं, बेल वगैरह को तो बहुत कम काम में लेते हैं। और इसी कारण से ये जो नर गोवंश है ये रोडों पर भटकता रहता है, और कई बार तो ये बड़े एक्सीडेंट का क्या बन जाता है? कारण बने जाता है। ये एक बार रोड पर बैठ जाते हैं तो फिर उठने का नाम और नहीं लेते हैं। पीछे वाला जो बाइक वाला है, कार वाला है, ये हॉर्न बजाते बजाते थक जाता है, लेकिन ये नहीं उठते हैं। वो खुद भी ऐसे ही बोलता है, तू कितना ही पों पों करता रहे, मैं नहीं उठूंगा। तो भारवाहक के रूप में कौन कौन से काम में ले रहे हैं? हल्लीकर, अमृत महल और कंगायम। कौन से काम में आ रहे हैं? कंगायम। तो ये तो आपको याद रहे तो ठीक है,
बाकी ये 6 नस्ल हैं गाय की जो दूध उत्पादन के लिए काम में आती हैं मुख्य रूप से, यह आपको ध्यान रखनी है। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, राठी और कांकरेज। और इनके आप ये डायग्राम भी देख सकते हो। ये जो काम में आ रही हैं दूध उत्पादन के लिए मुख्य रूप से, तो गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं यहां पर देखो। ये सबसे पहले है साहिवाल। कौन सी गाय है? साहिवाल गाय है, यहां पर देख ही रहे हैं आप। फिर इसके बाद में आ गई है गिर। ये कौन सी गाय आ गई? धब्बे वाली गिर। फिर ये कौन सी गाय है? थारपारकर, बड़े मोटे सिंगों वाली, बहुत बार देखा होगा मोटे सिंगों वाली। वो कौन सी है? थारपारकर। फिर ये आ गई रेड सिंधी। कौन सी है? रेड सिंधी। ये है कांकरेज, ये भी मोटे सिंगों वाली गाय है। और इसके बाद में ये आ गई हरियाणा। ये कौन सी आ गई है? हरियाणा। तो इस प्रकार से ये गाय की कौन नस्लें हैं जो दूध उत्पादन के लिए काम में ली जाती हैं। तो हमें मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी नस्लें जरूर याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन आपका दे देगा कि निम्न में से गाय की नस्लें हैं, उसमें से आपकी एक तो गाय की नस्ल दे दी, बाकी 3 है भैंस की नस्ल दे दी। तो आपको अंतर करना आना चाहिए कि कौन सी गाय की नस्लें हैं और कौन सी भैंस की नस्लें होती हैं। तो गाय के आपने देख लिया है, साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, कांकरेज और हरियाणा। नेक्स्ट देखो भाई, अब गाय की नस्ल देखने के बाद अब हम आ जाते हैं किस पर? भैंस पर। किस पर आ जाते हैं? भैंस। भैंस की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है वो होती है मुर्रा। भैंस की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होती है? मुर्रा। और ये जो नस्ल होती है मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? हरियाणा और पंजाब में। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध भैंस की नस्लें होती है। ये विशेषता आपको याद रखनी है कि सबसे प्रसिद्ध नस्ल है वो है मुर्रा और हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। दूध का उत्पादन बहुत बढ़िया करती हैं। फिर आती है मेहसाना। भैंस की एक नस्ल है जिसका नाम है मेहसाना और ये गुजरात की नस्ल है। कहां की नस्ल है? गुजरात की। फिर एक भैंस की नस्ल आती है जिसे हम बोलते हैं जाफराबादी और ये भी कहां की है? गुजरात के गिर क्षेत्र की है। जाफराबादी है, ये गुजरात के कहां की है? गिर क्षेत्र की क्या है? नस्ल। और सबसे बड़े आकार की भैंस होती है। इन सब में सबसे बड़े आकार की भैंस है वो कौन सी है? जाफराबादी। फिर आ गई है सूरती। ये भी गुजरात की क्या है? एक नस्ल। कहां की है? गुजरात की। फिर आ गई है भदावरी। कौन सी आ गई है? भदावरी। ये यूपी और एमपी की नस्ल है और इसकी विशेषता आपको याद रखनी है कि इसका दूध होता है सबसे ज्यादा वसा वाला होता है। तो सबसे ज्यादा वसा वाला जो दूध है वो है भदावरी का। सबसे बड़े आकार की जो भैंस है वो है जाफराबादी। सबसे प्रसिद्ध जो भैंस है वो है मुर्रा और मुर्रा मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। तो यह आपको याद रखना है। नस्लों के नाम 2-3 बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको नस्ल ही याद करनी है। गाय और भैंस में सबसे मुख्य चीज है जो आपको याद करनी है वो क्या याद करनी है? नस्ल। और इसका भी आप डायग्राम देख सकते हो कि ये अलग अलग प्रकार की भैंसें हैं। डायग्राम हम इस कारण लेकर आए हैं क्योंकि अगर आप डायग्राम देखोगे, नाम पढ़ने में कई बार आप भूल जाते हो। कई बार क्या होता है कि डायग्राम देखा हुआ होता है तो फिर वो चीजें आपको याद रह जाती हैं, आपके दिमाग में वो डायग्राम छप जाता है कई बार। और जो गांव वाले लोग होते हैं उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन शहर वगैरह के जो लोग होते हैं उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो उनको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कौन सी नस्ल कैसी है। तो ये मुर्रा भैंस, ये यहां पर सबसे बढ़िया देख रहे होंगे, सबसे प्रसिद्ध भैंस की यही नस्ल है मुर्रा। फिर इसके बाद में आ गई है जाफराबादी। कौन सी आ गई है? जाफराबादी। और ये आपको बताया था सबसे बड़े आकार की भैंस है। फिर आ गई है मेहसाना। ये एक भैंस की नस्ल है नागपुरी। ये एक भैंस की नस्ल है सूरती। बाकी ये एक भदावरी भैंस की नस्ल है, लेकिन ये गाय का चित्र डल गया यहां पर।
भदावरी भैंस की क्या है? नस्ल। तो इस प्रकार से भैंस की कौन कौन सी नस्ल होती हैं वो पाई जाती हैं। यहां पर आपने डायग्राम देख लिया। सबसे प्रसिद्ध भैंस कौन सी है? ये मुर्रा। ये सबसे बड़े आकार की होती है। और ये जो भदावरी है, इसका जो दूध होता है उसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, अर्थात फैट पाई जाती है। तो यह हो गया गाय और भैंस के बारे में। जब हमने गाय और भैंस की मुख्य नस्ल कौन कौन सी हैं ये देख लिए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो नस्ल है इनके अलावा कोई दूसरी नस्ल नहीं हो सकती है। गाय की भी कुछ और नस्ल हो सकती हैं, भैंस की भी कुछ और नस्ल हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं जो एग्जामों में आज तक पूछी गई हैं या ज्यादातर पूछी जाती हैं, वो जो यहां पर बताई गई हैं वही नस्लें होती हैं। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं बकरी को। किसको देख रहे हैं? पशुपालन में बकरी को। और भारत में बकरियों का पालन होता है मुख्य रूप से किसके लिए? दूध के लिए, मांस के लिए और चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूध, मांस और चमड़े के लिए इन बकरियों का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। अब जिनको भैंस नहीं पाला जाता है तो वो बकरी पाल सकते हैं भाई, क्योंकि भैंस की लागत अधिक होती है, वो अधिक महंगी होती है, खरीदने जाएंगे तो ज्यादा महंगी होती है। बकरी को पालोगे तो दूध तो कम मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप इसको पाल सकते हो। बकरी का पालन कम लागत में किया जा सकता है और इससे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे जो दूध मिलेगा वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसी कारण से बकरी को गरीबों की क्या कहा जाता है? गाय कहा जाता है। बकरी को क्या कहा जाता है? गरीबों की गाय। क्योंकि गरीब लोग हैं वो गाय तो पाल नहीं सकते जिससे दूध मिलता है, या भैंस भी नहीं पाल सकते क्योंकि महंगी होती हैं, तो फिर वो बकरी पाल सकते हैं। बकरी की प्रमुख नस्लें, एक तो है जमुना पारी। कौन सी नस्ल है? जमुना पारी। और यह मुख्य रूप से यूपी की नस्ल है। कहां की है? यूपी। और यह भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्लों में से क्या है? एक। कौन सी? जमुना पारी। फिर एक है बर्बरी, और यह यूपी और हरियाणा की बकरी है। फिर एक है बीटल जो पंजाब की बकरी है। एक है ब्लैक बंगाल, इसमें तो याद करने में कोई समस्या नहीं है, पश्चिमी बंगाल की है। एक है सिरोही, और सिरोही अलवई हमें याद रह जाएगा, हमें तो मुख्य रूप से सिरोही याद रखना है। यह राजस्थान की है। कहां की है? राजस्थान के सिरोही क्षेत्र। तो ब्लैक बंगाल ये तो दोस्तों याद रखने की जरूरत है नहीं। बीटल पंजाब की, बर्बरी यूपी और हरियाणा की, जमुनापरी उत्तर प्रदेश की, ये याद रख लेना। बाकी ये सिरोही ब्लैक बंगाल तो आपको याद रह जाएंगे। तो ये किसकी नस्ल हो गई है? बकरी की नस्ल। और बकरी के भी चित्र देख सकते हो, कौन कौन सी नस्लें हैं, कैसी कैसी हैं। ये देखो जमुना पारी सबसे बड़े आकार की बकरी है। फिर यह है बर्बरी, छोटी सी है। फिर यह है बीटल, पंजाब में जो पाई जाती है। यह सिरोही हमारे राजस्थान वाली प्रसिद्ध नस्ल, राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल। राजस्थान में ये दो नस्ल मुख्य रूप से पाई ली जाती हैं। राजस्थान में एक तो जमुना पारी और एक सिरोही। इसके बाद में ये ब्लैक बंगाल, बंगाल की पूरी काले रंग की है। और इसके अलावा ये उस्मानाबादी। तो ये बकरी की क्या है? अलग अलग नस्ल हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से जमुनापारी और सिरोही नस्ल की जो बकरी होती हैं ये पाली जाती हैं। बकरी के बाद में हम देख रहे हैं किसको? भेड़ को। बकरी के बाद में किसका पालन है? भेड़ पालन। भारत में भेड़ों का पालन होता है मुख्य रूप से किसके लिए? ऊन के लिए। दूध से ज्यादा ऊन, मांस और चमड़े को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि उनसे दूध भी प्राप्त होता है। विशेष रूप से राजस्थान में भेड़ का पालन बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हालांकि अलग अलग जगह पर भेड़ पाली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है? राजस्थान में। और यह ऊन उत्पादन अधिक होता है। भेड़ की प्रमुख नस्लें
एक तो आ गई, देखो यहां पर ये पूरी नस्लें ही राजस्थान में मुख्य रूप से हैं। मारवाड़ी भेड़ की प्रमुख नस्ल है मारवाड़ी। ये मुख्य रूप से राजस्थान और राजस्थान के भी कौन कौन से क्षेत्र, जोधपुर और बाड़मेर में, जोधपुर और बाड़मेर मारवाड़ का क्षेत्र। फिर है चोकला, इसका मुख्य क्षेत्र है राजस्थान का बीकानेर, चूरू और नागौर। नागौर की जो भेड़ हैं, बकरियां हैं, प्रसिद्ध होती हैं। और इन भेड़ को, चोकला जो भेड़ है उसे राजस्थान की मरीनो भेड़ कहा जाता है। यह याद कर लेना कि कौन सी भेड़ है जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरीनो भेड़ कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो ऊन होती है एकदम बेस्ट क्वालिटी की होती है, उत्तम गुणवत्ता वाली ऊन होती है। कौन सी भेड़ की, चोकला। और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ कहां की प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की। वो क्योंकि यहां पर बेस्ट क्वालिटी की है, इस कारण इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। इसके अलावा नाली नाम की भेड़ है जो राजस्थान और हरियाणा में पाली जाती है। मागरा, ये मुख्य रूप से बीकानेर में पाली जाती हैं। और मालपुरा, मालपुरा क्षेत्र टोंक, जयपुर और अजमेर के आसपास है। टोंक में पड़ता है वैसे मालपुरा, तो ये क्षेत्र की जो भेड़ है उसे मालपुरा कहा है। और ये मांस के लिए क्या है, प्रसिद्ध। मारवाड़ी याद रखना, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, चोकला नाम की भेड़ को कहा जाता है। तो ये भेड़ की प्रमुख क्या है, नस्लें हैं। इसके भी चित्र देख लो भाई, इन भेड़ों के भी चित्र देख लो। ये देखो एक मारवाड़ी भेड़, कौन सी भेड़ है, मारवाड़ी। ये मालपुरा जयपुर के आसपास वाली, ये है नाली, ये है मगरा। और ये सबसे बढ़िया क्वालिटी की ऊन जो देती है, जिसे राजस्थान की मेरिनो भेड़ कहा जाता है, वो है चोकला भेड़। कौन सी है, चोकला। और यह है देखनी भेड़। कौन सी है, देखनी, काले रंग की भेड़। तो ये अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, भेड़ की नस्लें होती हैं। तो अब तक हम पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी कौन कौन सी नस्ल होती हैं, ये प्रसिद्ध होती हैं। इसको आप 2-3 बार देखकर याद कर सकते हैं। और ज्यादातर संभावना यही होती है कि जो नस्ल यहां पर आपको बताई गई हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी की, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि नस्ल होती हैं वो और भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही पाई जाती हैं। तो पशुपालन में हमने मुख्य रूप से देख लिया है कि कौन कौन सी नस्ल, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन से पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब पशुपालन हम कर रहे हैं तो इसका प्रबंधन कैसे, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखो, पशुपालन जब भी हम कर रहे हैं, अब नॉर्मली घरों में तो पालते ही हैं, और घरों में भी पालते हैं, तब उनके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करनी होती है, उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था करनी होती है, पानी की व्यवस्था करनी होती है। साथ साथ में कई बार वो बीमार पड़ जाती हैं तो उसके लिए डॉक्टर की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, उनको टीके वगैरह भी लगवाने पड़ते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, ये सारा मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो पशुपालन के समय एक तो हमें आवास का प्रबंधन करना होता है। किसका प्रबंधन है, आवास। पशुओं के लिए साफ सुथरा आवास होना चाहिए, हवादार और सूखा स्थान, गीला वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे रोग वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खनिज मिश्रण, ये सारे के सारे उस भोजन के अंतर्गत होने चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य प्रबंधन, पशुओं को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाया जाता है समय समय पर, और यह भी एक जरूरी तथ्य है, यह जरूरी प्रोसेस है। अब पशुओं के अंतर्गत यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुओं में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिसमें से खुरपका और मुंह पका एक बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम रोग देख लेते हैं जो पशुओं में मुख्य रूप से होते हैं। पशुपालन के मुख्य रोग, पशुपालन में मुख्य कौन कौन से रोग होते हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं खुरपका मुंह पका रोग। खुर मतलब जो गाय भैंस होती हैं, मुख्य रूप से भेड़ होती हैं, बकरी होती हैं, इनके खुर हो जाते हैं, वो पक जाते हैं, जिससे वो लंगड़ा कर चलने लग जाती हैं। मुंह पका, मुंह एक तरीके से सूज जाता है, मुंह में और खुर में क्या पड़ जाते हैं, एक तरीके के छाले पड़ जाते हैं। मुंह में पड़ गए तो वो खाना नहीं खा सकते,
और खुरों में छाले हो गए तो वो चल नहीं सकते, तो लंगड़ा कर चलते हैं। ये खुरपका और मुंह पका रोग किसके कारण होने वाला रोग है? कि वायरस के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण है? वायरस के कारण। और इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में ये होता है। तो खुरपका और मुंह पका याद रखना है, वायरल रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। और खुर और जो मुंह होता है उसमें क्या पड़ जाते हैं? छाले। इसके अलावा एक रोग होता है एंथ्रेक्स, जिसमें तेज बुखार आ जाती है और कई बार वो जानवर मर जाता है, अचानक से मर जाता है। तेज बुखार और अचानक मृत्यु। और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये होता है। गाय में, भैंस में, भेड़ और बकरी सब में ये होता है। तो खुरपका, मुंह पका, एंथ्रेक्स नाम का रोग भी होता है। इसके अलावा एक गो प्लेग भी होता है। प्लेग जैसे मनुष्य में प्लेग होता है, चूहों के वगैरह से फैलता है, इस प्रकार से यहां पर गो प्लेग भी होता है, जो जिसमें भी तेज बुखार आता है और मुंह में क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। और यह किसके कारण होने वाला रोग है? वायरस। एक रोग होता है जिसका नाम होता है ब्लैक कार्टर। कौन सा रोग है? ब्लैक कार्टर। और इसमें मांसपेशियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ब्लैक कार्टर रोग है, इसमें मांसपेशियों में क्या आ जाती है? सूजन। और यह भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। और यह भी एक प्रसिद्ध, एक तरीके से फेमस रोग है थनैला। एक रोग होता है थनैला, जिसमें थनों में सूजन आ जाती है। गाय और भैंस होते हैं, उसके थनों के अंतर्गत सूजन आ जाती है, उनसे खून जैसा आने लग जाता है। कई बार दूध होता है वो लाल निकलता है, उसमें खून आने के कारण से। कई बार होते हैं जो छोटे छोटे एक तरीके से क्या हो जाते हैं? धब्बे धब्बे से होने लगे जाते हैं, दूध जमा हुआ सा निकलता है। तो वो किसके कारण होता है? थनैला के कारण होता है। थनों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो ये सारे के सारे मुख्य रूप से आपको याद रखना है, खुरपका, मुंह पका, एंथ्रेक्स और थनैला रोग, ये आपको याद रखनी है। थनों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो ये पशुओं के अंतर्गत होने वाले कुछ प्रसिद्ध फेमस क्या है? रोग हैं। इसके बाद में पशुओं का आर्थिक महत्व तो आप सब जानते ही हैं। किसानों की आय बढ़ती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, पोषण स्तर में सुधार होता है। भाई दूध वगैरह मिलेगा, दूध के अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे, मांस प्राप्त होगा, तो पोषण में सुधार होता है। कृषि में सहायक होते हैं, इनसे हमें जैविक खाद अर्थात गोबर प्राप्त होता है, जो खाद के रूप में काम में आता है। ग्रामीण विकास में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। सारी चीजें आपको पहले से पता होती हैं। और पशुपालन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं। राजस्थान भारत के प्रमुख पशुधन संपन्न राज्यों में से एक है। कहने का मतलब राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में पशुओं का पालन किया जाता है। पशुधन बहुत बढ़िया है। यहां पर मुख्य रूप से भेड़ और ऊंट होता है, उनका पालन किया जाता है। भेड़ और ऊंट सर्वाधिक रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। भेड़ और ऊंट है वो सर्वाधिक रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। और सबको पता है ऊंट को राजस्थान में मरुस्थल का क्या कहा जाता है? झाज कहा जाता है। राजस्थान में पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए कुछ प्रसिद्ध मेले भी लगते हैं। कुछ प्रसिद्ध मेले जिसमें पुष्कर का मेला है, नागौर का पशु मेला है। पुष्कर आप सभी जानते हैं अजमेर में है, और नागौर का पशु मेला, ये प्रसिद्ध पशु मेले हैं जहां पर पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? मारवाड़ी। सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है? मारवाड़ी। ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है चोकला। राजस्थान की मेरिनो भेड़ इसे कहा जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन कौन सी है? थारपारकर और राठी। राजस्थान की प्रसिद्ध गाय की नस्ल थारपारकर और राठी। आपकी भेड़ की नस्ल कौन सी हो गई है? चोकला। बकरी की सिरोही हो गई है, जमुनापारी हो गई है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? नस्लें होती हैं। तो ये सब कुछ हमने पशुपालन के बारे में देख लिया है। हमने देख लिया कि पशुपालन में कौन कौन से पशुओं का मुख्य रूप से पालन किया जाता है, उनकी कौन कौन सी मुख्य नस्लें हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सारी की सारी आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने देख ली है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे कि ये और लोगों तक भी पहुंच सके जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है।
और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।